जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं विकी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन का सेट नंबर 10। अभी तक 9 कवर कर चुके हैं, सेट नंबर 10 चलेगा। टोटल 15 सवाल कवर करेंगे, ठीक है। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। अगर सिलेबस पढ़ना है तो मैं धीरे धीरे कवर करवाऊंगा। अभी हम त्रिकोणमिति कवर करवाए हैं, अगला जो चैप्टर आने वाला है वो अलजेब्रा आएगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे जो मैथ का। सबसे पहला सवाल देखिए आज का क्या है। तो सबसे पहला सवाल है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात 20:1 है, ठीक है। तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ये मेरा 4 ऑप्शन हो गया। फिर अगला सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि मासा 6 है तो लासा क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल को देखिए, सीपी क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है। सीपी यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो सवाल था किसी वस्तु के क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात कितना है, 20 और 21 है। देखिए क्रय मूल्य को हम सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं, सीपी, ठीक है। सीपी मतलब समझ आइए सीपी, और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अनुपात कितना दे दिया है तो 20 और 21 है। कितना है? 20 और 21। यानी अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं 20 रुपया में और उसी वस्तु को हम 21 रुपये में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 1 रुपया प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? 1 रुपया। यानी कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले बताइए लाभ कितना हो रहा है। अगर हम किसी वस्तु का दाम है 20 रुपया, ठीक है, उसको हम बेचेंगे 21 रुपया में, तो लाभ कितना होगा, तो लाभ होगा 1 रुपया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 1 रुपया। क्या हो रहा है? 1 रुपया लाभ हो रहा है। निकालना है क्या? लाभ का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाभ का प्रतिशत, ठीक है, लाभ का प्रतिशत। जब भी लाभ या हानि होगा, जब भी लाभ या प्रॉफिट या फिर लॉस होगा तो हमेशा किस पे होगा, तो सीपी पे होगा, ठीक है। लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 1 रुपया, ठीक है। तो हम क्या बताएं, जब भी लाभ या हानि होगा किस पे होगा, तो सीपी पे होगा। किस पे लाभ हो रहा है, तो 20 पे, ठीक है। यानी 1 रुपया हो रहा है, वो जो 20 पे लाभ हो रहा है। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 20 से 100 कितना बार में, तो 5 बार में। यानी कि लाभ का परसेंट कितना है, लाभ का जो परसेंट है कितना है, लाभ का परसेंट वह है 5 रुपया, ठीक है। यानी कि 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 5% क्या होगा, इसका लाभ होगा। 20 × 5 = 100, 5 रुपया लाभ होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। कुछ नहीं था, सिंपल था। अगला सवाल है कि दूसरा नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। कितना है? 216 है। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्या कोई उसी का गुणनफल यानी कि मल्टीपल कितना है, 216 है। यदि मासा 6 है तो लासा क्या होगा। मासा, ठीक है, मासा को क्या बोलते हैं, HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लासा को बोलते हैं LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लासा और मासा दो ही होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM का फुल फॉर्म होता है। तो मासा दिया हुआ है और लासा निकालना है। तो इसका जब देखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या, इसको नोट कर लीजिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, ठीक है। क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला पे ये सवाल बनेगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 216। यहाँ 216 पुट कर देंगे, ठीक है, बराबर। LCM हमको निकालना है। क्या बोल रहे हैं, लासा क्या होगा, लासा तो निकालना है। यहाँ पे मासा दे दिया कितना, 6 दे दिया है, तो लासा हम LCM को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। HCF कितना दे दिया है, 6। अब 6 से 216 कितना बार में कटेगा, तो देख लीजिए, काटिए। यहाँ 6 से कितना बार में कटेगा, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी कि 3 6 36, यानी कि 36 छके 216। यानी कि यहाँ से LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 36। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि LCM कितना आ जाएगा 36, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो फिर अगला सवाल देखेंगे 3 और 4 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 3 और 4 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल बोल रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 748 है, उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। 4 ऑप्शन है। अगला सवाल है कि किसी परीक्षा में 93% विद्यार्थी पास हुए तथा 259 फेल हुए, परीक्षा देने वाले
कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ये मेरे 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व करते हैं 3 नंबर सवाल को। 4 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार, और सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से नहीं कटे उसे हम विषम कहते हैं, ठीक है। ये आपको तो पता ही होगा। तो बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 748 है, उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 4 क्रमागत सम संख्या सबसे पहले लेंगे, ठीक है। हम देखिए यहाँ पे पहले x लेते हैं, क्या लेते हैं, x एक संख्या लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, x + 2 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, x + 4 होगा, फिर x प्लस क्या होगा, x + 6 होगा। 4 हो गया, 1 2 3 4। देखिए जब भी आप कोई लेते हैं तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो दोनों का बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे x + 1 लीजिएगा, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x + 3 होगा, उसके बाद x प्लस क्या होगा, 5 होगा, x + 7 होगा, ठीक है। कोई भी लीजिए, किसी से भी आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन जब कोई भी संख्या लीजिएगा तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो दोनों का बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर वाला ही लेते हैं, तो देखिए क्या बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है, 748 है। इन 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है, 748 है। सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। सबको जब ऐड कीजिएगा तो कितना है, 748 है। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना x है, 1 2 3 4x, ठीक है। 4x प्लस 6 4 10 और 2 12, ठीक है, 12 यानी कि 748, ठीक है। यानी कि 4x बराबर के उस साइड भेजिए 12 को, तो 748 माइनस 12, ठीक है। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 6 3 7। तो x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ 736 बटा 4, ये बटा में आ जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, तो यहाँ से काटिएगा, जब 4 एकम 4 33 यानी कि 8 चक 32, ठीक है। फिर कितना आ गया, 1 यानी कि 16, 4 चक 16 यानी x का मान कितना आ गया, 184, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, x का मान 184 आ गया। पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए x + 2 सबसे छोटी तो यही है, x है, तो x का मान तो आ गया x, यानी कि 184 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। समझ गए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 4 नंबर सवाल, किसी परीक्षा में 93% विद्यार्थी पास हुए, यानी कि पास कर गए, 93% विद्यार्थी क्या कर गए, पास कर गए, तथा 259 फेल हुए। परीक्षा देने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। देखिए कोई भी चीज 100% होती है, कितनी परसेंट होती है, 100%। अगर आप कोई चीज सामान खरीदते हैं तो 100% खरीदते हैं, ठीक है। एग्जाम देते हैं तो वो भी 100% के तौर पर देते हैं, लेकिन आपका परसेंट भले ही कम आ जाए, लेकिन आप उसमें टोटल 100% देने की चांस रखते हैं, ठीक है। तो देखिए 93% विद्यार्थी पास हुए, तो टोटल विद्यार्थी कितना दिया होगा, 100% विद्यार्थी दिया होगा, ठीक है, जिसमें से 93% विद्यार्थी क्या हुआ, पास हो गया, ठीक है। पास कितना हुआ है, 93% विद्यार्थी पास हो गया। जब 100% टोटल होता है, टोटल कितना होता है 100%, जिसमें 93% विद्यार्थी पास हो गया, तो फेल कितना हुआ होगा, तो फेल कितना हुआ है, तो फेल 7% हुआ है। 7% क्या हुआ है, 7% फेल हो गया है, ठीक है। क्या हुआ है, 7% फेल हो गया है। अब देखिए फेल 259 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 7% का वैल्यू 259, यहाँ पे देख लीजिए 7% का वैल्यू कितना दे दिया है, 259, ठीक है। यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि 259/7, ठीक है। अब निकालना है क्या, तो कुल हम क्या माने थे, तो कुल ये होता है 100, कुल हम क्या माने थे, तो कुल माने थे 100%। कुल 100% होता है, जिसमें से पास किया था 93%, तो फेल कितना क्या होगा, 7%। और 7% का वैल्यू कितना दे दिया है, 259 दे दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 259/7। यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकालेंगे, 100% का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यानी कुल का तो कितना आ जाएगा, 259/7 गुने 100। आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो हम आपको लिख देते हैं नीचे, ठीक है। 259 यहाँ पे देख लीजिए, देखिए 1% का वैल्यू कितना दिया, 200, यहाँ पे काट दीजिए पहले, ठीक है। जब काटिएगा तो 7 21, ठीक है, 7 21 यानी कि कितना आ जाएगा, 4 7 49, यानी 1% का वैल्यू 37 है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 1% का वैल्यू दे दिया है 37। अब बताइए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 37 गुने 100, यानी कि 3700, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें टोटल निकालना था, क्या निकालना था, कुल कितना होगा, तो कुल हो जाएगा 3700, ठीक है। सवाल था किसी परीक्षा में 93% विद्यार्थी क्या हुए थे, तो पास हुए थे। पास किए हुए 93%, टोटल होता है 100%। जब 93% पास हो गया तो फेल कितना होगा, 7%, ठीक है। यानी फेल का यहाँ पे दे दिया था 59,
259, यानी 7% का वैल्यू 259 है तो 1% का वैल्यू 37 है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू यहाँ पे 37 है तो 100% का वैल्यू कितना निकल गया? 3700। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 और 6 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 5 और 6 नंबर सवाल को करते हैं। तो देखिए, यदि A B से 60% अधिक है तथा B C से 20% कम है, ठीक है, तो A अनुपात C का क्या होगा? 4 ऑप्शन दे दिया है। अगला सवाल है कि 4 पर पावर 4x प्लस 1, 4 पर पावर है 4x प्लस 1 बराबर 1/64 हो तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे 5 नंबर सवाल को देखिए, A जो है B से कितना परसेंट अधिक है? तो 60% अधिक है। यहाँ से A और रेशियो निकालते हैं, A और B का रेशियो निकालते हैं। पहले देखिए, B जो है B से 60% अधिक है। कौन? A है B से 60% अधिक है। अगर हम B 100 ले लेते हैं तो 60% अधिक है, यानी कि 160 हो जाएगा। जब भी अधिक होगा तो 100 में जोड़ेंगे, जब भी कम होगा तो 100 से घटा देंगे। ये इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से काटिए 0 से 0 और 2 से काटिएगा तो 8 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 8:5। ठीक है, कितना आ गया है अनुपात B? 8:5। यहाँ से B और C देखते हैं, फिर आगे दिया हुआ है B और C। देखिए B जो है C से 20% कम है, C से 20% कम है, C का पता नहीं है तो C का हम 100 मान लेते हैं, तो 20% कम हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। जितना कम रहेगा तो घटा देंगे, अधिक रहेगा तो जोड़ देंगे। कितना कम था? 20% कम था तो 20 घटा दिए तो 80 हो गया। 0 से 0, 2 से 4 और 2 से 5, कितना आ गया? 4:5। ठीक है, कितना आ गया? 4:5। अब यहाँ से A अनुपात B अनुपात C का रेशियो निकालेंगे। तो फिर देखिए, B एक जाति का है, B एक जाति का, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो हम दोनों को एक समान करेंगे। तो एक समान करने के लिए क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा, 8×4 = 32 हो जाएगा यहाँ पे, अनुपात 5×4 = 20 हो जाएगा। ठीक है, 5×4 = 20 हो जाएगा और 5×5 = 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, एक जाति का है, दोनों 20 आ गया। ठीक है, यानी कि 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी है और 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी है 20 बनाने के लिए, तो आ गया 32, 20, 25। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं? तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया? तो 32, 20, 25। अब यहाँ से कटने का रहेगा तो काटिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। A का कितना आ गया? 32, B का 20, C का 25। अब कटेगा तो नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं। 32, 20 तो कट रहा है, 25 नहीं कटेगा। ठीक है, और 20 और 25 कटेगा तो 32 नहीं कटेगा। तब यहाँ से पूछ क्या रहा है हमसे? A अनुपात C, यानी कि A रेशियो C कितना हो जाएगा? 32, 25, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, समझ गए होंगे। तो फिर अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल देखिए, 4 पर पावर 4x प्लस 1 बराबर 1/64 हो तो x का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन है। देखिए आप ये बताइए कि जब A को फॉर्मूला 2-3 को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला होता है A पर पावर m गुना A पर पावर n। तो क्या होता है? गुना में पावर हो। ठीक है, जब भी गुना में हो और बेस समान हो और पावर अलग अलग हो, बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो A पर पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, A पर पावर m भागा A पर पावर n क्या हो जाएगा? A पर पावर m माइनस n। ठीक है, जब भाग में हो, पावर अलग अलग हो और बेस समान हो तो घट जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, 5 नंबर सवाल को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जब 4 है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो इस 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कर देंगे 2 × 4x प्लस 1। ठीक है, 1/64। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 6 कीजिएगा तो 64 आएगा। ठीक है, 2 पर पावर 6 कीजिएगा तो कितना आएगा? 64। अब देखिए इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 पर पावर 4 दूनी 8x प्लस 2। अब इस 2 पर पावर 6 को क्या करिए? ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 2 पर पावर -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे समझिए, 1/x है, अगर x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x पर पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, समझते होंगे। अगर देखिए यहाँ पे 1/x² है, अगर x² को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
एक्स पावर -2 हो जाएगा। तो यही तो हम यहाँ पे किए हैं, 1/2/6 है, जब ऊपर ले जाइएगा तो 2 -6 हो जाएगा। अब देखिए जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो बराबर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जब बेस समान हो तो पावर को हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बराबर कर दीजिए, तो 8x + 2 = -6। ठीक है, अब 2 को बराबर को साइड भेज दीजिए, तो 8x बराबर -6 - 2। ठीक है, 8x बराबर -8, तो x बराबर -1। कितना आ जाएगा? x का मान कितना आ जाएगा? जब 8 से 8 काटेगा तो कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, यानी कि यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। x का मान आ गया, तो x का मान कितना हो जाएगा? -1। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए होंगे? ऑप्शन नंबर बी, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं, 6 और 7 नंबर सवाल। प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों 7 और 8 नंबर सवाल को करते हैं। तो सवाल है x² - x + 1 बटा x² + x + 1 बटा 2/3 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन है। फिर अगला सवाल है, यदि दो मात्राओं का गुणनफल, दो मात्राओं का योगफल उनके अंतर का 3 गुना हो तो दोनों मात्राओं का अनुपात क्या होगा? देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x² - x + 1 बटा x² + x + 1 बराबर वो 2/3 है। तो इसको पहले तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 3 में गुणा कीजिए इसमें, तो 3x²। ठीक है, -3x + 3। अब इसको गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा? 2x²। ठीक है, प्लस 2x + 2। अब इसमें घटा दीजिए, तो यानी 3x² - 2x²। एक जाति को बराबर की साइड ला दीजिए, स्क्वायर में तो बराबर की साइड। फिर -3x, यहाँ पे -2x कर दीजिए, -2x उठा के इस साइड ले चलना है तो क्या होगा? -2x। फिर +3 है, फिर -2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। टोटल को बराबर के उस साइड ला लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए घटेगा तो कितना आ जाएगा? x²। फिर माइनस क्या हो जाएगा? -5x हो जाएगा, यानी कि -3x - 2x ऐड होगा तो -5x, फिर +1 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1 बराबर 0 आ जाएगा। अब क्या कीजिए आप, x² करके x² + 1 बराबर 5x कर दीजिए, यानी कि इस 5x को बराबर को साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? प्लस में 5x आ जाएगा, यानी कि x² + 1 का मान कितना आ गया? 5x आ गया। हमको निकालना क्या है? तो देखिए x + 1/x का मान क्या होगा, यानी कि x + 1/x का मान क्या होगा? इसको हम तोड़ते हैं, x² करेंगे, x² + 1 बटा x। अब देखिए x² + 1 बराबर कितना दिया? 5x। तो इसके जगह हम पुट कर देंगे 5x। ठीक है, 5x बटा x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 5। ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे? कुछ नहीं था, बस सिंपल था, बस तिरछी गुणा कीजिए। आपका यहाँ पे x² + 1 का मान कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। इसको आप जब तोड़ दीजिएगा, इसका मान निकालना था। ठीक है, इसका मान निकाला था, x + 1 का मान क्या होगा? तो इसको हम तोड़ दिए तो क्या? x² + 1 बटा x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 5। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि यदि दो मात्राओं का योगफल उनके अंतर का 3 गुना हो तो दोनों मात्राओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखिए दो मात्राएं लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, a b ले लेते हैं। ठीक है, a b यानी दो मात्राएं a और b लेते हैं। ठीक है, a और b। तो देखिए दो मात्राओं का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है। ठीक है, दो मात्राओं का योगफल यानी कि a और b हम ले लिए, तो दो मात्राओं का योगफल यानी कि a + b योगफल क्या दिया है? उनके अंतर का 3 गुना है, यानी कि इनके अंतर का a - b का क्या है? 3 गुना है। का मतलब गुना होता है, 3 गुना हो तो दोनों मात्राओं का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी कि a + b बराबर 3a - 3b। ठीक है, 3a 3b। अब इस a को उठा कर उस साइड भेज दीजिए और इस 3 - b को उठाकर इस साइड ले चलाइए तो क्या हो जाएगा? b + 3b, तो 3a - a क्या हो जाएगा? 4b बराबर 2a। ठीक है, 4b बराबर 2a। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2a बराबर 4b, a बटा b बराबर क्या हो जाएगा? 4/2, यानी 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि a बटा b बराबर 2:1, यानी कि हम लिख सकते हैं 2:1। बट्टा का मतलब अनुपात ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल को समझिए, यदि दो मात्राओं का योगफल उनके अंतर का 3 गुना हो, यानी दो मात्राओं का योगफल, हम मात्रा ले लिए a और b ले लिए, क्या ले लिए? a और b।
ठीक है। तो दो मात्राओं का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है, उनके अंतर यानी कि घटा हो, ठीक है, दोनों घटा देंगे, a माइनस बी का 3 गुना है, ठीक है। अब यहाँ से 3 गुना करके बराबर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4b बराबर 2a, यानी कि 2a बराबर 4b या 4b बराबर 2a। यहाँ से a और b का रेशियो आ गया कितना 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 9 और 10 नंबर सवाल को करते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल को तोड़ते हैं, ठीक है। 9 नंबर सवाल देखिए है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन का 25% है, तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है। 4 ऑप्शन है, ठीक है। अगला सवाल है 10 नंबर, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि, साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि, ठीक है, 2 वर्ष में 880 रुपया, 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि रुपया में क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है। अगला सवाल देखिए 9 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो दे रहा है। ए और बी का जो रेशियो है, देखिए ए का वेतन जो है बी के वेतन का 40% है, किसका 40% है, बी के वेतन का 40% है। अगर यहाँ पे बी हम 100 लेते हैं तो क्या है, ये 40% है, ठीक है। कितना है 40% है, ठीक है। अगला सवाल है कि बी का जो वेतन है, फिर देखिए दे रहा है तथा बी का वेतन सी के वेतन का 25% है, यानी बी का जो वेतन है उस सी के वेतन का कितना है, तो ये 25% है, ठीक है। सी का यहाँ पता नहीं है इसलिए हम 100 लिए हैं, और बी का यहाँ पता नहीं है इसमें, तो इसलिए हम इसको 100 लिए हैं, ठीक है। देखिए ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, यानी कि ए का जो वेतन है, ए का जो वेतन है बी का वेतन का 40% है। अगर बी हम 100 ले लेते हैं, ये 40% है, सी अगर 100 लेते हैं, ये 25% है, ठीक है। तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से 2 और 2 से 5, यानी यहाँ पे आ गया 2:5, ठीक है। 25 से 4 बार में, यानी कि 1:4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे बी है 5, क्या है बी यहाँ पे आया है 5, देखिए 2:5 आया है, बी पे यहाँ पे 5 आया और बी यहाँ पे 1 है, तो एक जाति का है लेकिन मान अलग अलग है, इसलिए दोनों को हम सेम करेंगे। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। अब यहाँ से हम ए बी सी का रेशियो निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या हो जाएगा 2:5:20। ये कटेगा नहीं, ठीक है, कटेगा किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, ए का मान 2 आ गया, बी का मान 5 आ गया और सी का मान 20 आ गया। अब बोल रहे हैं कि ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है। जो ए का वेतन है उसी के वेतन का कितना परसेंट है, जो ए का वेतन है सी के वेतन का कितना परसेंट है। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 से 5 बार में, यानी कि कितना है 10% है, ठीक है। कितना है 10%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ गए होंगे। यहाँ से हम पहले ए बी सी का मान निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है, तो 10% है। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर सवाल, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि, धनराशि यानी कि मूलधन। समझिए यहाँ पे देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट होता है जिसको हम लोग SI बोलते हैं, SIMPLE, सिंपल INTEREST, सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम SI से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। धनराशि यानी कि मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, धनराशि यानी कि प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल नहीं जो प्रधान स्कूल में होता है वो नहीं, प्रिंसिपल यानी कि धनराशि, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा PRINCIPL, प्रिंसिपल यानी कि धनराशि 2 वर्ष में कितना हो जाती है 880 रुपया और 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी, यानी कि वह मूलधन, ठीक है, क्या होगी ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है कितना हो रहा है, तो 880 रुपया हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 वर्ष में 920 रुपया हो रहा है, कितना हो रहा है 3 वर्ष में 920 रुपया, समझते जाइएगा बढ़िया से, ठीक है। देखिए 2 वर्ष में 880 रुपया हो रहा है और 3 वर्ष में 920 रुपया हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नॉलेज होगा तो यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखिए 2 वर्ष में 880 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है। आप हमको बताइए दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 1 वर्ष का, यानी कि 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष में हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे, तो घटाइए, तो देखिए 0 से 0 0, यानी 12 से 8 गया तो 4, यानी कि 40। 1 वर्ष का 40, तो 2 वर्ष का कितना आ जाएगा, जब 1 वर्ष का 40 है तो 2 वर्ष का 80 रुपया आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 रुपया, ठीक है। अब देखिए जो हो जाता है
आप यहाँ पे थोड़ा सा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आप बैंक जाते हैं, ठीक है, बैंक जाते हैं, अगर आप बोलते हैं कि हमको 2,000 रुपये जमा करना है, ठीक है, 2,000 रुपये जमा करना है, और बैंक वाला बोलता है कि आप हमको 2,000 रुपये दीजिए, आपको कुछ दिन के यानी कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद, यानी कि 1 साल के बाद हम आपको 10,000 रुपया देंगे। कितना देंगे? 10,000 रुपया देंगे, ठीक है, कितना देंगे? 10,000 रुपया देंगे। यानी कि आप 2,000 रुपये जमा किए हैं और आपको बैंक वाला 10,000 रुपये दे रहा है, तो बढ़ा कितना है? तो बढ़ा है 8,000 रुपया। कितना बढ़ा है? 8,000 रुपये बढ़ोतरी हुआ है। जो 8,000 रुपये बढ़ोतरी हुआ है ना, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है? SI है, यानी कि जोड़ कर टोटल हमको मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 10,000 रुपया। यानी कि जिस समय हम पैसा को जमा करते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि P बोलते हैं, जिसको हम लोग धनराशि बोलते हैं। ये प्रिंसिपल यानी कि धनराशि, जिसको हम लोग मूलधन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो बढ़कर ये हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट यानी कि मिश्रधन, ठीक है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन। और ये मेरा क्या है? तो ये मेरा है SI, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे समझ गए? अगर मान के चलिए बोलता है कि 2,000 रुपये आप हमको दिए हैं, बैंक हम गए हैं बैंक में, और बैंक में हम 2,000 रुपये जमा कर दिए हैं। वो बोला बैंक वाला कि आप 2,000 रुपये जमा कीजिए, हम आपको 1 साल के बाद 10,000 रुपया देंगे सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे। 1 साल के बाद यानी टाइम भी कितना लग रहा है? यानी कि 1 वर्ष लग रहा है, ठीक है। और कितना रेट भी देता है, ठीक है, कितना परसेंट की दर से? तो मान चलिए 5% की दर से, ठीक है। निकालेगा तो कुछ अलग आएगा, हम यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है, एक्यूरेट नहीं ले रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। 1 वर्ष में 5% की दर से अगर मान लीजिए 10,000 रुपया हो गया, तो बढ़ा कितना है? तो 8,000 रुपये बढ़ा है। तो जो बढ़ा है वो मेरा SI है, और जो मेरा हो गया है यानी कि जो हो चुका है टोटल, वो मेरा अमाउंट है, मिश्रधन है। और जिसमें हम जमा करते हैं वो मेरा क्या होता है? मिश्रधन, मूलधन होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम नॉलेज दे दिए हैं, और बाकी हम आपको फाउंडेशन में बताएंगे डिटेल से कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं कि 2 वर्ष में 880 रुपया हो गया, 3 वर्ष में 920 रुपया हो गया। तो हम यहाँ पर घटा दिए, तो 1 वर्ष में कितना आ गया? 40 रुपये। जब घटाइएगा इसमें तो कितना आ जाएगा? 40 रुपया आएगा, ठीक है। तो 1 वर्ष में 40 रुपया, तो 2 वर्ष में 80 रुपया। अब क्या बताएंगे? देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 वर्ष में 880 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है। जो हो जाता है ना, उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। ये जो मेरा है ना, ये मिश्रधन नहीं, मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? AMOUNT, अमाउंट बोलते हैं UNT, अमाउंट यानी कि मिश्रधन। यानी कि ये 880 रुपये क्या है? मिश्रधन है। ये मेरा क्या निकल गया? तो ये मेरा निकल गया SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है 80 रुपया। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा, देखिए हम आपको फॉर्मूला यहाँ बता देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन और जब ब्याज जोड़िएगा तो मेरा टोटल अमाउंट निकलता है। क्या निकलता है? टोटल अमाउंट। देखिए यहाँ पे ये मेरा SI है और ये मेरा मिश्रधन है, ठीक है। हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है धनराशि, ठीक है। तो A बराबर क्या होता है? P प्लस I, ठीक है। यहाँ पे P क्या है? तो P धनराशि है, जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, और A मिश्रधन है, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं अमाउंट, और I क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। अमाउंट कितना है? तो 880 रुपया है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल तो निकालना है, प्लस इंटरेस्ट कितना है? 80 रुपया। यहाँ से जब आप ये बराबर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा, यानी कि प्रिंसिपल बराबर कितना? 880 माइनस 80, यानी कि P बराबर कितना निकल गया? 800, यानी कि मेरा धनराशि कितना निकल जाएगा? 800 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। समझ गए होंगे? अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 880 रुपया हो जाता है, ठीक है। देखिए 2 वर्ष में 880 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है। यहाँ से घटाएंगे तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा? 40 रुपया। घटाएंगे तो 40 रुपया। जब 1 वर्ष में 40 रुपया तो 2 वर्ष में 80 रुपया, ठीक है। 2 वर्ष में 80 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ये मेरा क्या है? ये मेरा प्रिंसिपल है, सॉरी ये मेरा अमाउंट है। कैसे हो जाता है? ठीक है, हो जाता है टोटल, यानी कि ये टोटल आ रहा है, ठीक है। हो जाता है यानी कि अमाउंट। यहाँ से हम क्या निकाल दिए? अमाउंट कितना दिया? 880 रुपया। यहाँ से हम जब अमाउंट 880 रुपया है और मेरा ऐसा यहाँ से निकाल दी कितना? 80 रुपया। यहाँ से फॉर्मूला होता है अमाउंट और निकाल के यहाँ पे आपको आ जाएगा प्रिंसिपल। कितना आ जाएगा? 800 रुपया। यही मेरा क्या है? आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल देखते हैं 11 और 12 नंबर सवाल।
आइए दोस्तों 11 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो छोटी संख्या क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है। अगला है एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, देखिए दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528, दो लगातार, अगर हम यहाँ पे x लेते हैं उसके बाद क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। ठीक है, और उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 528 दे दिया है। कितना है 528, यानी कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, यानी कि x लिए हैं तो x + 2 लगातार है। लगातार यानी कि डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 का होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे x लिए हैं तो x + 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे x 1 + 1 लेंगे तो यहाँ पे अगला x + 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए तो 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सवाल था कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो ले लिए यहाँ पे, तो छोटी संख्या पूछा है तो यहाँ से हम पहले x का मान निकालेंगे। देखिए गुणा कर दीजिए, x² + 2x कितना हो जाएगा, x² + 2x बराबर 528 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x² + 2x - 528 हो जाएगा। बराबर की साइड आएगा तो अब क्या हो गया, द्विघात समीकरण आ गया। अब 528 को जब तोड़िएगा तो देखिए तोड़ना नहीं, ऑप्शन से आप देख सकते हैं। ठीक है, 18, 20, 22, 24। ठीक है, 22 और 24। अब यहाँ पे तो कुछ देखिए, यहाँ गुना करने पर कितना आ रहा है 22 और 24। जब 22 और 24 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 528 आएगा। कितना आएगा 528, और बीच का डिफरेंस भी कितना है तो 2 है। अब यहाँ पे 2 भी लाना है, यानी कि जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, गुना करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो घटा रहे आ रहा है कितना 2x आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लेंगे, एक 22 लेंगे, एक 24 लेंगे। तो देखिए x² + 24x - 22x - 528 बराबर 0। ठीक है, जब घटाइएगा तो इतना आ रहा है 2x और गुना करने पर 528 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे x का आपको पता है द्विघात समीकरण आपको आता होगा, x कॉमन लीजिएगा तो x + 24 हो जाएगा, फिर माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा 22 कॉमन लीजिएगा तो x + 24 हो जाएगा। जो बराबर ब्रैकेट में ये रहेगा वो भी ब्रैकेट में ये वाला आना चाहिए बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 22 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और x + 24 कॉमन हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या आ जाएगा, यानी कि x - 22 बराबर 0, उसके बाद फिर x + 24 बराबर 0, यानी x बराबर 22 और यहाँ पे x बराबर -24, लेकिन माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था। हम 2 संख्या लिए थे, x लिए थे और x + 2 लिए थे। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है तो x है, तो x का मान कितना आ गया 22, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। फिर देखिए 12 नंबर सवाल को क्या बोल रहा है, एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% क्या करता है अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात किया गया है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का प्राइस क्या रहता है, उसमें चिपका रहता है। आप देखते होंगे क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उस हम क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं सीपी। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य करता है। तो देखिए सीपी और एक क्या है यहाँ पे एमपी, क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य के द्वारा हमको पता नहीं है तो हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं। क्या मानते हैं 100, कितना अधिक कर रहा है तो 25% अधिक अंकित कर रहा है। ठीक है, मेन प्राइस, देखिए एमपी का मतलब होता है मेन प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, कितना 25%, तो यानी 125 हो जाएगा। 25 चक 100 और 25 बचे 125, यानी कि 4:5। ठीक है, तो बोल रहा है, ठीक है 25 पर से 125। अब देखिए और 5% की 8% की छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। 8% किस पे छूट देगा तो इस पे देगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि मेन प्राइस यहाँ कितना निकल गया 5 निकल गया। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि मेन प्राइस गुने डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, मेन प्राइस बराबर गुने डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, यहाँ पे मेन प्राइस कितना है तो 5 है। अब जब डिस्काउंट कितना दे रहा है तो 8%, यानी कि 8/100। ठीक है, कितना आ गया 8/100। यहाँ से जो कटेगा वो क्या निकलेगा विक्रय मूल्य निकलेगा। तो देखिए अब यहाँ से काटिए तो 5 से कितना बार में कटेगा 5 से 20 बार में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही आ रहा है। देखिए फिर से हम देखते हैं, सवाल है एक व्यापारी उसके सामान मूल्य पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है।
25%, तो 25% ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर काट दिए, नहीं भी काटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट परसेंट, सॉरी, देखिए यहाँ पे डिस्काउंट कितना कर रहा है, 8% कर रहा है, ठीक है। यहाँ जब 8% डिस्काउंट कर रहा है तो 100 में घटेगा ना, तो मेन प्राइस कितना है 5 है, ठीक है। डिस्काउंट कितना कर रहा है तो 8%, तो कितना घटेगा 92/100, क्या आ जाएगा 92/100, ठीक है, 92/100। अब देखिए काटते हैं, यहाँ से 4 से काटते हैं, तो देखिए 4 से काटिएगा तो 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और चरती 12, 4 दूनी 8 और चरती 12, ठीक है। 4 से काटिएगा, 4 से इसमें काटिए, 4 से जब काटिएगा 4 से तो यहाँ 25 आएगा, क्या आएगा 25, ठीक है, 25 आएगा। फिर 5 से ये 5 बार में काटिएगा, यानी कि 23/5 आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 23/5। कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको काटते नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 100 है ना, 100 ही रहने दीजिए, इसको काटेंगे नहीं, 100 रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 125 है तो 125 ही रहने दीजिए। सवाल था कि एक व्यापारी उसके समान मूल्य पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है। हाँ, क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, तो क्रय मूल्य हम 100 ले लिए, तो 25% अधिक करेगा तो 125 हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला था कि MP गुने डिस्काउंट परसेंट बराबर विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, MP गुने डिस्काउंट परसेंट बराबर विक्रय मूल्य होता है। अब यहाँ से हमको निकालना क्या था, विक्रय मूल्य निकालेंगे तब ना लाभ परसेंट पता चलेगा, ठीक है। यहाँ से लाभ परसेंट निकालना है तो विक्रय मूल्य, ये मेन प्राइस कितना है तो 125, ठीक है। यहाँ पे कितना निकला 125। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है तो 8%, तो 8% जब 100 में घटाएंगे तो 8 कितना जाएगा 92/100% हटेगा तो 100, 25 चक 100 और 25 बचे 125। 4 से 92, 4 दूनी 8 और चरती 12, यानी कि 23 बचे कितना आ जाएगा, 23 बचे आ जाएगा 115, ठीक है। अब ये जो 115 है, ये मेरा क्या है, ये मेरा विक्रय मूल्य आया, क्या है विक्रय मूल्य 115 आया है। अब बताइए, कोई वस्तु का दाम है 100 रुपया, अब उसको हम बेचेंगे 115 रुपये में, तो परसेंट प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, तो लाभ परसेंट होगा 15, कितना होगा 15%, क्या होगा 15% लाभ होगा, यानी कि 15% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे CP नहीं पता था, CP हम 100 मान लिए। अब 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 25% अधिक करेगा तो कितना हो जाएगा 125, ठीक है। अब पता चल गया 100 है और मेन प्राइस कितना है तो 125 है, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है कि मेन प्राइस गुने डिस्काउंट परसेंट बराबर विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट भी दे रहा है, डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, तो हमेशा मेन प्राइस पे होता है। प्रॉफिट और लॉस होगा हमेशा CP पे, और डिस्काउंट होगा तो हमेशा MP पे होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट छूट भी दे रहा है, उसका लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ कब निकलेगा, जब विक्रय मूल्य निकलेगा। तो फॉर्मूला होता है मेन प्राइस गुने डिस्काउंट परसेंट बराबर विक्रय मूल्य। मेन प्राइस कितना 125, ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रहा 8%, तो 92/100 बराबर कितना काटेगा तो 115 आ जाएगा। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना निकल गया, तो विक्रय मूल्य निकल गया 115, यानी कि जब विक्रय मूल्य 115 निकल गया, यानी कोई वस्तु का दाम है CP यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, उसको हम बेचेंगे 115 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना होगा 15%, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 14 और 15 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 15 नंबर सवाल करते हैं और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। सवाल है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगा समय क्या होगा। देखिए सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, और स्पीड निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, यानी कि दूरी बराबर 4 गुने समय होता है। क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुने समय, यही फॉर्मूला से आपका टोटल सवाल बन जाएगा, ठीक है। क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुने समय, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। यानी डिस्टेंस कितना दे दिया है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, लंबी यानी कि लंबाई है, डिस्टेंस है कितना है 150, ठीक है। 150 क्या है, मीटर है, याद रखिएगा। सवाल मीटर में देगा, आंसर पूछेगा किलोमीटर में, सवाल किलोमीटर में देगा, आंसर पूछेगा मीटर में, तो आपको देख के सवाल को बनाना है, ठीक है। मीटर में दिया है यानी कि मीटर लिखना जरूरत नहीं है, 150 मीटर है, ठीक है। और चाल स्पीड कितना दे दिया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 है किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे मीटर में दे दिया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और समय कितना दे दिया है, तो समय तो हमको निकालना ही है, तो टाइम तो हमको निकालना है। अब काटिए, 18 तिया 54, अब यहाँ 5 तिया 15, यानी कि कितना बार कटेगा, तो 10 बार में, यानी कि टाइम कितना निकल गया 10 सेकेंड, यानी जो टाइम आएगा वो कितना निकलेगा 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर D, ठीक है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को
मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में प्रति घंटा में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए सवाल था कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर दूरी दिया हुआ है, चाल कितना दिया हुआ था 54, यहाँ पे देखिए चाल दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है और टाइम तो यहाँ पे निकालना ही था, ठीक है, टाइम तो निकालना था। तो देखिए 54 जो था 54 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर प्रति सेकंड में जानने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब यहाँ से काटिएगा तो टाइम कितना आ जाएगा 10 सेकंड। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ गए होंगे, तो कल देखते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं सेट नंबर 11 में, उसमें भी टोटल 15 सवाल कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।